हेलो परिंदों, तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कक्षा 12 वाले बच्चे, सभी बच्चे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में वो मेरे बच्चे कैसे हैं। ठीक है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ढेर सारा मैसेज करते हैं और जहाँ तक होता है हम सभी बच्चों का रिप्लाई देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग ना जेन्युइन कुछ बात हो तब आप लोग मैसेज किया करिए। ठीक है, कोई बात अगर है वास्तव में है ना बात करने लायक तब मैसेज करिए। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो इसी में अटके रह जाएंगे है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर 9 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का भाग 4। कौन सा भाग बेटा? भाग 4। अब पूछोगे भाग 1, 2, 3 कहाँ गए? तो भाग 1, 2, 3 ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। और आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दें, भाग 3 में हमने आपको क्या पढ़ाया था? भाग 3 में हमने आपको पढ़ाया था कि मधुमक्खी, जो मधु होती है, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी पालन के बारे में, एपीकल्चर के बारे में, ठीक है, और हो गया पिसीकल्चर, मछली पालन के बारे में हमने आपको सारी और बेहतरीन जानकारी दे दिया है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और जो अगला टॉपिक है हमारा पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। क्या होता है अगला टॉपिक? क्या है बच्चे? पादप प्रजनन, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा ये समझिए कि देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जैसे कोई जो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पेट में रहता है तो उसकी माँ को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है ताकि स्ट्रांग बच्चा हो, मजबूत हो। जब बच्चा पेट से बाहर निकला जाता है वैक्सीन लगाया जाता है ताकि उसको कोई रोग न दबा सके। मतलब कि नई जाति आती है उसको हम लोग अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो नई जाति है उसको हम लोग किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं, ये चीजें हम प्रयास करते हैं कि नई जाति को किस प्रकार से हम अच्छा से अच्छा बना सकें। ठीक है, जैसे आप लोग एक सेकेंड ना, ये होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, ठीक है, चूसने वाली पता तो होगा ना, वही है चबा के खा लिए, क्लास भी देनी है। तो देखिए इस समय रात के 8 बज रहे हैं। सोचो जिंदगी में यार स्ट्रगल हर जगह है ना। तो देखो पादप प्रजनन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो बच्चे पादप प्रजनन का मतलब क्या होता है कि पौधे में प्रजनन कराया जाए, पौधे में क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, जिससे पौधे की जो गुणवत्ता है ना बढ़ जाए। जैसे जैसे हम जानते हैं कि एक बीघा होता है ना, एक बीघे के अंदर जब हम गेहूं लगाते हैं तो एक बीघे से कम 6-7 क्विंटल गेहूं मिलता है, 6-7 क्विंटल गेहूं निकलता है। ठीक है, आप लोग, मैं मतलब अंदाजा बता रहा हूं मानने के लिए। लेकिन हम प्लांट ब्रीडिंग करा करके उसी एक बीघे में उस 7-8 क्विंटल को हम बढ़ा करके 15-20 क्विंटल कर दें, वो होती है प्लांट ब्रीडिंग करना, पादप प्रजनन करवाना। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में आप लोग क्या लिखेंगे कि पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उन्नति से संबंधित है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे, आर्थिक मतलब जिनसे आय का स्रोत हो, जिनसे पैसा कमाया जा सके। अब जैसे 7 क्विंटल गेहूं निकलता तो 20 निकलेगा, सोचो 7 में 7,000 मिलता था, 20 में 20,000 तुमको मिल गया, दरे से तुम्हारी इनकम बढ़ गई। ठीक है, फिर लिखिए कि पादप प्रजनन के द्वारा वांछित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं जो कृषि हेतु उपयुक्त, अधिक पैदावार वाले, रोग प्रतिरोधी तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग है ना, जो बोल रहा हूं ना उसको तुरंत अपनी कॉपी में लिखिए, लिखते जाइए। पादप प्रजनन के द्वारा, ठीक है, पादप प्रजनन के द्वारा वांछित गुण वाले, वांछित का मतलब अच्छे गुण वाले है ना, भरपूर गुण वाले। ठीक है, वांछित गुण वाले पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, पादप प्रजनन में वांछित गुण वाले पौधे
उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। और क्या किया जाता है, जो ये पौधे उत्पन्न होते हैं कृषि हेतु उपयुक्त होते हैं। उत्पन्न किए जाते हैं जो पौधे होते हैं वो कृषि हेतु उपयुक्त होते हैं, कृषि हेतु उपयुक्त होते हैं। ठीक है, कृषि हेतु उपयुक्त होते हैं, अधिक पैदावार वाले होते हैं। कौन सी? अधिक पैदावार वाले। ठीक है, कृषि हेतु उपयुक्त, अधिक पैदावार वाले। और ठीक है, अधिक पैदावार वाले, जिनकी पैदावार ना अधिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया ना, अधिक पैदावार वाले। रोग प्रतिरोधी। ठीक है, रोग प्रतिरोधी। अब आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पौधे में लग जाते हैं और पूरी फसल ना खराब कर देते हैं। तो किसान का सोचो कितना घाटा लग जाता है। तो हमको इस प्रकार की फसल चाहिए रोग प्रतिरोधी तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रतिरोधक हो। ठीक है, तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति, तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधक हो। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, ज़्यादा धूप निकल आई तो उसको सह सके। ठीक है, ऐसे पौधे हम उत्पन्न करते हैं पादप प्रजनन करा करके। अब लिखिए, आगे लिखिए, पादप प्रजनन वह तकनीकी है जिसके द्वारा पादपों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है। यानी कि जो पादप है ना, पादप के आनुवंशिक लक्षणों को, ठीक है, पादप के आनुवंशिक लक्षणों को सुधार करके, पादप के आनुवंशिक लक्षणों को सुधार करके, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों को सुधार करके मानव जाति के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाए जाते हैं। आर्थिक मतलब उनसे वो लोग अर्निंग कर सके, पैसा कमा सकें। ठीक है, आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाता है। ये देखो, उनको आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, अब लिखिए पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए, हेडिंग डालिए सभी बच्चे, हेडिंग डालेंगे पादप प्रजनन का उद्देश्य। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है कि अच्छी नस्ल व अधिक पैदावार वाली फसलों का निर्माण करना। ठीक है, पादप प्रजनन का उद्देश्य, पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है कि अच्छी नस्ल, ठीक है, अच्छी नस्ल व अधिक पैदावार वाली, ठीक है, अच्छी नस्ल व अधिक पैदावार वाली फसलों का निर्माण करना। ठीक है, पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य होता है कि अच्छी नस्ल और अधिक पैदावार वाली, जिनसे हम अधिक से अधिक पैदा कर सकें, उसका उपयोग करना। ठीक है, वही होता है पादप प्रजनन का उद्देश्य। बच्चे इस उद्देश्य में ना कई भाग होते हैं। पहली चेक की जाती है फसल की गुणवत्ता। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे सही बच्चे, फसल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, इंग्लिश में मेरे सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, देखिए फसल की गुणवत्ता में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक फसल की गुणवत्ता अलग अलग होती है। लिखिए, फिर लिखिए जैसे गेहूं में दाने का आकार, रंग, मोटाई, आप लोग देखे होंगे गेहूं कई प्रकार का होता है। एक गेहूं आएगा वो इतना छोटा होगा, एक गेहूं बड़ा होगा, एक गेहूं लंबा होगा, एक गेहूं मोटा मोटा होगा, है ना। तो गेहूं की कई प्रजाति होती। इसी तरह हम लोग जब फसल की गुणवत्ता पर देखते हैं ना, तो देखते हैं कि सबसे अच्छा गुण वाला चीज कौन है। अगर सब्जी ले रहे हैं तो सबसे अच्छी सब्जी, उसमें गुण, उसमें न्यूट्रिशंस कितना है। ठीक है, फिर देखते हैं दाल जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है। ठीक है, चावल ले रहे हैं, चावल पकाते हैं, चावल का स्वाद अच्छा होता है तो खाते हैं, नहीं तो उसको भगा देते हैं। ठीक है, ऐसे सबसे पहले फसल की गुणवत्ता देखी जाती है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक फसल की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जैसे गेहूं में दाने का आकार, रंग, मोटाई आदि
फलों का रंग एवं आकार, सब्जियों का पोषण गुण, दालों में प्रोटीन की मात्रा, चावल को पकाने का स्वाद और गुणवत्ता आदि को बोलते हैं फसल की गुणवत्ता। ठीक है। अब जैसे आप लोग पता है कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं, फार्मर लोग, कि वो लोग कुछ अपने खाने के लिए ना कुछ अच्छा स्पेशल उपयोग करते हैं, बोते हैं, ठीक है, और उसमें है ना, उसमें अच्छी फसल उगाते हैं वो लोग, है ना, अपने खाने के लिए। और जो बाहर देने के लिए होता है ना, तो उसमें खूब है ना यूरिया, डीएपी, ये सारी चीजें मिला के कर देते हैं। तो उनको गुणवत्ता, फसल की गुणवत्ता के हिसाब से वो लोग खाना खाते हैं। ठीक है, वो लोग मतलब उपज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, उच्च उत्पादकता यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी। उच्च उत्पादकता मतलब क्या होता है कि उसका जो उत्पादन हो ना बहुत हो। ठीक है, देखिए पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, फिर लिखिए अनाज उत्पादकता, तेल उत्पादकता, रेशों की उत्पादकता, गन्ने की उत्पादकता आदि को बढ़ाना। ठीक है, आदि को बढ़ाना, ताकि हम, जैसे हो गया हमारा अनाज 7 कुंटल है, हम 20 कुंटल पैदा करने लगे, कोई ऐसे फसल ले आए। फिर तेल, जो हम 5 किलो सरसों में, 5 किलो राई में हम 1 किलो तेल निकालते थे, उसी जगह पर हम 1 किलो राई में 5 किलो तेल निकालने लगे, ऐसी फसल बना दें। ठीक है, इसके बाद रेशों का उत्पादन करना, गन्ने की उत्पादकता। कुछ गन्ने देखे होंगे, इतना रस होता है ना, इतना रस होता है कि पूरा पूरा आदमी भीग जाता है रस रस से, मक्खी भी ऐसे काट लेती 2-4 ठो। गन्ना चूसे हो तुम लोग? हम जब गाँव की तरफ रहते थे, गाँव की तरफ जब जाया करते हैं कभी कभार, गन्ना वन्ना सब चीजें बहुत चूसते हैं है ना, खेतों वेतों में मजा ही अलग है। ठीक है, चलो फिर नीचे लिखो, फसलों की उत्पादन क्षमता में यह सुधार उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादक प्रजातियों या संकरण प्रजातियों का प्रयोग करके किया जाता है। फिर नीचे लिखेंगे कि उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान IARI, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आदि अनेकों संस्थान ने गेहूं की लगभग 600 नई प्रजातियां तैयार की हैं। ठीक है, और गेहूं की प्रजातियों के कुछ आप लोग नाम लिख लीजिए। ठीक है, गेहूं की प्रजाति, गेहूं की प्रजातियां, कुछ गेहूं की प्रजातियां जिनके नाम लिख लीजिए, याद रखना। जैसे हो गया कल्याण सोना 227, क्या हो गया, कल्याण सोना 227। फिर हो गया सोनारा, सोनारा 64, सोनारा 64, याद रखना सोनारा 64। फिर NP4, NP4, NP52, NP52 आदि। इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कल्याण सोना 227 गेहूं की फसल है कि धान की फसल है कि जौ की फसल है कि चना की फसल है? तो बच्चे आपको पता होगा कि ये गेहूं की फसल है। ठीक है, किसकी? गेहूं की, है ना। सोनारा हो गया, NP4 हो गया, NP52 हो गया, ये सारी ना उच्च प्रजातियां हैं, अच्छी प्रजातियां। और आपको एक बात बता दें, ठीक है, मेरे कुछ बच्चे जाएंगे जब, है ना, कृषि विभाग में काम करने, ठीक है, तो वहां पे आप लोग देखिएगा कि जो अच्छी किस्म की फसलें होती है ना, टॉप क्लास की फसलें, अच्छी फसलें, उनको ना बेच दिया जाता है। और जो घटिया फसलें होती है ना, वो हमारे भारत के इंसान को दिया जाता है, भारत के गरीब किसान को दिया जाता है, जिससे वो और गरीब होता जाता है। अब आप लोग बताइए कि जो बाहर बाहर देश है, वही यही खेती से राजा बन गए हैं, यही खेती से आज वो किंग कहला रहे हैं। आज इंडिया, जिनके पास, इंडिया के लोग ना, एक एक लोग के पास 5-5, 10-10 बीघे, 50-50 बीघे खेती होती थी, वो लोग राजा क्यों नहीं बने हैं? वो लोग आज भिखारी का भिखारी क्यों रह गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ छल कपट हो रहा है। अच्छी फसलें उनको नहीं दी जाती हैं, खराब फसलें दी जाती हैं, जिनमें बार बार रोग लग जाए, जिससे उसकी फसल खराब हो जाए, ऐसा दिया जाता है। आप लोग जाएंगे, इसीलिए देखिए, सच्चाई के प्रति आवाज उठाने वाले लोगों को ना अक्सर लात लगा के दबा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जाएंगे उस फील्ड में, जब काम करेंगे ना, रिसर्च में आप लोग जब जाएंगे, काम करेंगे ना, तब आप लोगों को सभी चीजों के बारे में समझ आएगा। लेकिन बच्चे उस टाइम एक बात याद रखना,
हमेशा। पैसा तो यार तुम ना जिंदगी में कमा ही लोगे, लेकिन मानवता और इज्जत कमाना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, मानवता के लिए काम करके इज्जत को कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मान लिया तुम करोड़पति हो, लेकिन इज्जत नहीं है तुम्हारे पास, किसको दिखाओगे वो करोड़पति पाना तुम्हारा? किसको दिखाओगे वो पैसा? इज्जत ही नहीं है मार्केट में, लोग तुमको 4 गालियां देते हैं, क्या क्या मतलब उस पैसे का? बच्चे हमेशा मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि अपना घर बेच दो, पैसा का ये कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं, लेकिन सच्चे दिल से ना सोचो। ठीक है, पैसे वैसे तो बच्चे आप लोग सब कमा लोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, भाई ओमन साथ में है तुम लोगों के। तो कल्याण सोना, सोनारा 64, NP4, NP52, ये सब चीजें क्या है बच्चे? ये सारी चीजें हमारी एक गेहूं की ना अच्छी फसलें हैं। ठीक है, अच्छी फसलें हैं। चलिए तीसरा नंबर है विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता। ठीक है, विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता। ठीक है, देखिए पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पादप प्रजातियों में विषाक्त पदार्थ के प्रति प्रतिरोधकता भी उत्पन्न करना है, जिससे मानव जाति के प्रयोग हेतु सुरक्षित हो सके। यदि हम लोग देखते हैं कि कोई पादप है, कोई पौधा है, कोई पेड़ है, वो हम लोगों के लिए क्या है? विषाक्त है, जहरीला है। ठीक है, उसको खाने से हमको ना नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे पौधे का, ऐसे पादप का है ना, हम लोग क्या ही कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसे पादप उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो विषाक्त पादपों के प्रति प्रतिरोधकता व्यक्त करता हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पादप प्रजातियों में विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता भी उत्पन्न करना है, जिससे मानव जाति के प्रयोग हेतु सुरक्षित हो सके। फिर उदाहरण है हमारा, जैसे खेसरी पादप से न्यूरोटॉक्सिन को पृथक करना। ठीक है, खेसरी पादप से न्यूरोटॉक्सिन को पृथक करना। ठीक है, खेसरी पादप से न्यूरोटॉक्सिन को पृथक करना। नेक्स्ट चौथा नंबर आता है जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। क्या आता है बच्चे? जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। ठीक है, जैविक कारक का मतलब क्या होता है? जो है ना, जो जीव जंतु होते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फंगस होते हैं। ठीक है, देखिए लगातार प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार के कीट, लिखेंगे कि लगातार प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार के कीट फसलों में रोग उत्पन्न कर भारी मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार के नुकसान को कम करने का एकमात्र साधन है फसलों को आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना। ठीक है, फसलों को आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना, आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना। अब जैसे हम लोगों के सपोज दैट HIV का वैक्सीन लगा हुआ है, अगर HIV वायरस हमारे इंटर करेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर HIV का वैक्सीन नहीं लगा है तो HIV का वायरस इंटर करेगा, क्या होगा? हमको संक्रमित कर देगा। इसी तरह अगर हम जेनेटिक उसके DNA में ही वो चीजें डाल देते हैं फसलों के बारे में, तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधी हो जाएंगी, बाहर के बैक्टीरिया से ना वो लड़ेंगी। ठीक है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो बाहर के बैक्टीरिया से उनका कुछ गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग एक धान में कॉमन बीमारी सुने होंगे कि सभी धान में चावल ही नहीं रहता है, कोई ऐसी बीमारी होती है, कुछ बोलते हैं कोई कीड़ा होता है वो उड़ जाता है, तो धान होता है ना, हाँ धान ही होता है, धान के अंदर चावल होता है, जानते हैं ना बच्चे, धान के अंदर चावल। ठीक है, तो कुछ वो बीमारी, वो कीड़ा ऐसा उड़ जाता है पूरे खेत में कि धान तो खूब होगा, दिखेगा भी, लगा भी है, लेकिन उसके अंदर चावल नहीं होगा। सोचो कितना भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर आती है प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी। ठीक है, पांचवा नंबर आ गया प्रसुप्ति। ठीक है, प्रसुप्ति को बोलते हैं डॉर्मेंसी।
डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होती है बच्चे? मूंग, चना, गेहूं आदि की फसलों को पकाने के समय, ठीक है, सॉरी पकने के समय, ठीक है, मूंग हो गई आपकी, है ना, एक सेकेंड, है ना। डॉर्मेंसी का मतलब क्या हो गया? जैसे मूंग हो गई फसल आपकी, है ना, और भी कोई फसलें हो गई, जैसे जैसे मूंग हो गई, है ना, गेहूं हो गई, चना हो गई आदि की फसलें पकने के समय बरसात हो जाने से, ठीक है, जब ये पकती है ना तब बरसात हो जाती है। जब बरसात होता है तो इनका दाना ना अंकुरित हो जाता है, और दाना अंकुरित हो गया तो मतलब दाना खराब हो गया। मूंग के समय, मूंग के पता है ना, जब मूंग होती है ना, मूंग जब काटना तोड़ना, मूंग तोड़ा जाता है, जब मूंग को काटना है ना, जब मूंग को काटने लोग जाते हैं लेते, है ना, काटते हैं मूंग को, तभी बारिश हो जाती है, तो सभी दाने खराब हो जाते हैं फूल कर। तो कुछ प्रसुप्ति, कुछ डॉर्मेंसी उनमें ऐसा लाया जाए कि बारिश हो जाए ना तो अभी खराब ना हो, कुछ उनके अंदर जेनेटिक ऐसा कुछ रख दिया जाए, तो ठीक है। तो देखिए प्रसुप्ति यही होता है कि जैसे हम कोई डिब्बा में मूंग को भरे, खराब होगी नहीं, लेकिन उसमें नमी हो जाएगी तो क्या वो जम जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। देखिए मूंग, गेहूं आदि की फसलों के पकने के समय बरसात हो जाने से बीज फली में अंकुरित पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रसुप्ति अनुपस्थिति होता है। अतः इन फसलों में प्रसुप्ति वाली किस्मों का विकास किया जाना चाहिए, इससे उत्पादन दर में सुधार होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेसिकली मूंग और गेहूं जो होता है ना, जब बारिश हो जाती है तो जम जाता है, इनमें प्रसुप्ति नहीं होता है, लेकिन हमको इनमें प्रसुप्ति लाना चाहिए, डॉर्मेंसी लाना चाहिए कि पानी वानी हो जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो फसल को, ठीक है। चलिए छठा टॉपिक आता है नई ऋतुओं के लिए किस्में तैयार करना, ठीक है। छठवां टॉपिक आता है हमारा, 5 यहां हो गए, लिख दो यहां पे कि नई ऋतुएं के लिए फसलों का तैयार, नई ऋतुओं के लिए फसलों तैयार करना, ठीक है। नई ऋतु, जब नई ऋतु होगी ना उसी समय फसलों को तैयार किया जाए, ठीक है। नई ऋतु में नई फसलें तैयार करना, पादप प्रजनन के द्वारा वैज्ञानिक नए मौसम की प्रजातियों को उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। जैसे गेहूं है, कुछ कोई फसल ऐसी होती है कि बरसात में ही होगी, तो भैया अब ऐसा नहीं होगा, अब उनको तुम गर्मी में भी उगा सकोगे, उनको तुम ठंडी में भी उगा सकोगे, ठीक है, क्योंकि उनको जेनेटिक में लिखा रहता है कि जब बारिश होगी, वातावरण अनुकूल होगा तभी, लेकिन हम उसको जेनेटिक से बदल दिया गया, ठीक है, डीएनए में हेर फेर करके बदल दिए वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो इसमें लिखे पादप प्रजनन के द्वारा वैज्ञानिक नए मौसम की प्रजातियों को उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। उदाहरण, मक्का एक खरीफ की फसल है, ठीक है, मक्का हो गया, जैसे ये खरीफ की फसल है। रबी और जायद की फसल उगाने में भी वैज्ञानिक सक्षम है, ठीक है, यानी कि खरीफ, रबी और जायद की फसल को उगाने में भी वैज्ञानिक सक्षम है। नेक्स्ट आता है स्वभाव एवं वृद्धि में परिवर्तन, ठीक है। देखिए पौधे के स्वभाव एवं वृद्धि में परिवर्तन, पौधे के स्वभाव एवं वृद्धि में परिवर्तन, ठीक है। पौधे के स्वभाव एवं वृद्धि में परिवर्तन, इसका क्या मतलब होता है कि देखिए पहले धान और गेहूं की बड़ी फसलें होती थी, लंबी चौड़ी फसलें, जब धान और गेहूं लंबा होता था, बड़ा होता था, बारिश होती, हवा चलती तो गिर जाता है, लोट पोट जाता था। आज भी ऐसा होता है कुछ कुछ जगहों पर, जो गेहूं या धान की लंबी फसलें लेते हैं ना, वहां पे क्या होता है, धान और गेहूं लोट पोट जाता है, बारिश हुई, थोड़ा सा भी तूफान आया तो वो गिर जाता है, और जब गिर जाएगा तो उसकी पैदावार बच्चे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, धान और गेहूं की बौनों किस्मों के विकास से इनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि धान और गेहूं की ना बौनी किस्में, जो छोटे छोटे पौधे रहेंगे, ठीक है, पहले कितने बड़े पौधे होते थे, इतने बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे, इतने इतने इतने, ठीक है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इतने इतने पौधे उत्पन्न करवाए, ये देखो, इनमें अच्छा विकास हुआ, ठीक है, ये देखो, इनमें ज़्यादा अगर जल भी भरा हुआ रहेगा तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तूफान भी आएगी, हवा भी आएगा तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें जल भर दोगे तो पता लगे टूट जाएगा, हवा आ जाएगी बिछ जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो देखिए धान एवं गेहूं की बौनी किस्म के विकास से इनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे आंधी, तेज वर्षा या जल भराव से बनी किस्में सुरक्षित रहती है, ठीक है। जो बौनी किस्में रहती है इसमें जल भी भर जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, आंधी में भी ज्यादा नुकसान इसमें नहीं पहुंचता है। तो बताइए बच्चे, ये समझ में आया पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग में ये जो जितना भी टॉपिक मैं भी बताया आपको 7 चीजें, ये सारी चीजें मेरे सभी बच्चों को समझ आई कि नहीं आई?
जल्दी से सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, मेरे सभी बच्चे बताएंगे। चलिए बताइए, बताइए सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए जल्दी। और एक हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, बायो अमन मोटिवेशन। हम उस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं, तो आप लोग उस चैनल पर जाइए और मोटिवेशनल वीडियोस को लगातार देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस को लगातार आप लोग वॉच करिए, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बताइए। तो बच्चे अब हम लोग पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में, ठीक है। पादप प्रजनन में एक टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रजनन। किसमें? पादप प्रजनन में एक टॉपिक आता है संक्रमण, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? संकरण, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पादप प्रजनन में हमें एक टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है संकर पौधा, यानी कि किसी दूसरे पौधे के गुण को किसी दूसरे पौधे में ला करके मिला दिया गया हो, और उन जो गुणों से, उन गुणों को जब मिला करके उनसे जो पौधा तैयार किया गया हो, उसको बोलते हैं हम लोग संकर पौधा। क्या बोलते हैं बच्चे? संकर पौधा, है ना। संकर पौधा किसे बोलते हैं? कि जब किसी दूसरे पौधे के गुण को मिला दिया जाएगा, वही तो होगा ना संकर पौधा, ठीक है। देखो पढ़ो क्या लिखा है कि दो भिन्न भिन्न किस्मों के उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्मों में समाहित करना ही संकरण कहलाता है। दो भिन्न भिन्न किस्में, जैसे ये है हमारा गुलाब का फूल, ठीक है, ये देखो, ये हमारे फूल। बोल रहा है कि दो भिन्न भिन्न किस्मों के, ये दो भिन्न भिन्न अलग अलग इनकी किस्में हैं, ठीक है। उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्म में समाहित कर देना, यानी कि इन दोनों, ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा दिखने में है लेकिन महकता नहीं है, ये फूल महकता है लेकिन दिखने में भद्दा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनमें ऐसा संकरण करेंगे, इनसे ऐसे गुण को निकालेंगे और एक नया फूल बनाएंगे जो हमारा दिखने में भी प्यारा हो और साथ ही साथ महकता भी हो, ठीक है। यानी कि वो जो पौधा हो वो दिखने में भी प्यारा हो और महकता भी हो। तो हमने इसके संकरण से एक ऐसा पौधा बनाया, ये अच्छा दिखता भी है और महकता भी है। लेकिन ये पौधा खाली अच्छा दिखता था, महकता नहीं था। ये पौधा महकता था, अच्छा दिखता नहीं था। इसे बोलते हैं संकरण, है ना। खांसी बहुत आ रही है यार, क्या अभी भी, ठीक है। समझ गया ना संकरण क्या होता है? देखो, इस विधि में दो या अधिक ऐसे पादपों के मध्य प्रजनन कराया जाता है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है। इस विधि में दो या अधिक पादपों के बीच ऐसे प्रजनन कराया जाता है जो बच्चे आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। देखिए, संकरण में प्रयुक्त जनक पादप, ठीक है, क्या है कि संकरण में प्रयुक्त जनक पादप एक ही जाति के दो उन्नत किस्मों या दो विभिन्न विभिन्न जातियों के हो सकते हैं, ठीक है। एक ही जाति के हम अच्छे किस्म में संकरण करवा सकते हैं या फिर दूसरे, जैसे ये हमने करवा दिया रोज में, गुलाब में, ठीक है। अब हमने इसको करवाया रोज में, ये करा दिया हमने कमल में, ये वो दो विभिन्न जातियां हो गई, ये समान जातियां हो गई। तो ऐसे भी संकरण कराया जाता है, ठीक है। इनमें एक टॉपिक आएगा कि जब संकरण की प्रक्रिया एक ही प्रजाति के दो पादपों में होती है, ठीक है, ये कि जब संकरण की प्रक्रिया एक ही जाति के, जब संकरण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो पादपों में होती है, ठीक है।
जब संकरण की क्रिया एक ही जात की यानी कि गुलाब और गुलाब में है हमने प्रजनन कराया, ठीक है, होती है तो इसे अंतः प्रजातीय कहते हैं, ठीक है, तो इसे अंतः प्रजातीय संकरण कहते हैं। अंतः प्रजाति को इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अंतः प्रजाति इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है, अंतः प्रजातीय संकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है दूसरा। अब इसी में ये समझ लीजिए अंतः प्रजातीय संकरण जैसे कौन है बहुत ज्यादा खांसी है, सॉरी, जैसे हो गए गेहूं, ठीक है, गेहूं की दो प्रजातियों को हमने लिया, गेहूं की दो किस्में थी, ठीक है, गेहूं की दो किस्में के बारे में अभी हमने एक को बताया था कि NP52 के बारे में बताया था ना, एक NP52 लिया और दूसरा लिया हमने NP165 और इन दोनों में क्या कराया, इन दोनों में संकरण कराया, ठीक है, और इन दोनों में संकरण कराने के बाद हमको NP170 प्राप्त हुआ। ये अच्छी किस्म वाला गेहूं है, ठीक है, इसकी पैदावार बहुत है, ठीक है, तो इस ये होता है कि एक ही प्रजाति में, ठीक है। और एक एग्जांपल आता है आपका टमाटर, क्या आता है, टमाटर की भी दो किस्में ली गई। पहली किस्म हो गई सोऑक्स और दूसरी किस्म है हमारी मेरठी। इनको जब संकरण कराया गया तो इनसे प्राप्त हुआ पूसा, ठीक है, पूसा नामक अच्छा टमाटर प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े गोले गोले अच्छे टमाटर होते हैं, ठीक है, वो हुआ पूसा। अब होता है हमको पता हो गया अंतः प्रजातीय प्रजनन, अंतः प्रजातीय संकरण। अब दूसरा संकरण होता है जिसको हम लोग जानते हैं अंतरा, ठीक है, उस संकरण को जानते हैं अंतरा प्रजातीय संकरण। इसको बोला हमने इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अंतः प्रजातीय संकरण ये समझ लेना, ठीक है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अंतः समझ गए हो कि जब एक ही पौधे की एक ही किस्म में, लेकिन अंतः क्या होता है कि जब संकरण की प्रक्रिया लिखोगे, जब संकरण की प्रक्रिया एक ही वंश के दो प्रजातियों के मध्य करवाया जाए, एक वंश के एक ही है लेकिन उनकी प्रजातियां अलग है, ठीक है, एक ही वंश के अलग अलग प्रजातियों के मध्य कराई जाती है तो इसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अंतरजातीय संकरण कहते हैं, ठीक है, अंतरजातीय संकरण लिख लेना। इसका उदाहरण मैं दे दूं आपको, उदाहरण क्या है, उदाहरण हो गया जैसे आलू की हमने दो वंश को लिया, कौन कौन सी दो वंश को, एक वंश को लिया, वंश है हमारा सोलेनम, ठीक है, सोलेनम, ये हुआ सोलेनम, ये हुआ सोलेनम वंश के अलग अलग पौधे को लिया। अलग अलग पौधे कौन से हुए, पहला हमने लिया आर्टिलोबेटस, ठीक है, क्या लिया, आर्टिलोबेटस, पहला हमने लिया आर्टिलोबेटस और दूसरा हमने लिया एंडीजीनम, आर्टिलोबेटस लिया और दूसरा हमने लिया एंडीजीनम। अब इन दोनों के संकरण से एक टमाटर का एक पौधा प्राप्त हुआ आलू का, जिसका हमने नाम क्या रखा, सोलेनम है तो सोलेनम तो रखेंगे क्योंकि सोलेनम वंश का है, ठीक है, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम रखा। फिर इनसे संकर से एक पौधा प्राप्त हुआ सोलेनम ट्यूबोरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबोरेसम। ये जो पौधा है ना, ये पौधा काफ़ी इसकी पैदावार अच्छी है, अच्छी पैदावार का ये पौधा है आलू की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, है ना, अंतरा प्रजातीय संकरण। ये संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन, इसको बच्चे समझ लो, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं म्यूटेशन क्या होता है, कि डीएनए का जो क्रम होता है AGCD एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन का, उस क्रम में बदल देना। ठीक है, क्योंकि सभी का क्रम अलग अलग रहता है सभी जातियों का। ठीक है, तो बच्चे चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में, और जहां तक होगा अगले भाग में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाय ह्यूमन मोटिवेशन को भी सपोर्ट करें। ठीक है, और यदि आपको हमसे बात करनी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा ना लगा हो ना तो डिसलाइक कर देना, आराम से भैया, कोई दिक्कत नहीं, सच में कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक मार के चले जाओ, अच्छा नहीं है तो, लेकिन अच्छा है ना तो लाइक करके जाना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।